आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले वाले लेसन में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का पढ़ा था। उसका मतलब क्या हुआ कि जो यूरोप के देश हैं उन देशों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद का निर्माण किया, देशभक्ति की भावना, अपने देश को किस तरीके से उन्होंने आज़ादी दिलवाई और किस प्रकार उस देश में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अब इस लेसन में हमने क्या देखा है, क्या देखेंगे हम भारत में राष्ट्रवाद की, भारत में राष्ट्रवाद या भारत में देशभक्ति, भारत में जो आज़ादी है उसके लिए किन किन संघर्षों का हमारे देश में आगमन हुआ, हमारे नेताओं ने क्या क्या आंदोलन चलाए, किस प्रकार लोगों ने उनका साथ दिया और अंततः क्या हुआ, हमने जीत हासिल की और हमें हमारा देश आजाद हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब भारत में हमारा जो देश है उसको किस प्रकार आज़ादी मिली और किस प्रकार उसमें देशभक्ति की भावना की शुरुआत हुई। ये पार्ट 1 है इस लेसन का। इस लेसन ये जो लेसन है इसका आधा जो पार्ट है वो मैं फर्स्ट पार्ट में कराऊंगी। उसके बाद जो ये आधा लेसन बचेगा इसको मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं क्योंकि हमारे देश के जो भी मुख्य आंदोलन है वो सारे इस लेसन में कराए गए हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो सबसे लास्ट वाला आंदोलन था, इसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। सबसे पहला क्या था, भारत चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन इसमें हम अध्ययन करेंगे इस लेसन में। तो देखिए, मैंने मेन मेन पॉइंट इसमें अंडरलाइन किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जहां मुझे लगेगा मैं आपको समझाती जाऊंगी। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। जैसा कि हमने देखा, जो फर्स्ट लेसन था जिसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ कि किस प्रकार यूरोप के देशों ने आजादी प्राप्त की। उसके बाद उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लगा। जब हम किसी के गुलाम होते हैं, हमारे देश पर किसी और का कब्जा होता है, तो हमारे अंदर वो अपनेपन की भावना नहीं आती कि हमारा देश है, क्योंकि हमारे ही देश में जब हमें गुलाम बना दिया जाएगा, हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, तो हमारे अंदर उस देशभक्ति की जो देशभक्ति की भावना होती है वो नहीं आती। अभी आप देखिए, अगर कहीं पर हम देशभक्ति का गाना सुनते हैं तो कुदरती ये होता है कि हमारे अंदर खुद ही जोश पैदा हो जाता है। हमारा जहां पर हमें अपना तिरंगा झंडा दिखता है, हम खुश हो जाते हैं उसको देख के। तो ये क्या है, ये हमारा अपने देश के प्रति जो लगाव है ये उसको दिखाता है। तो जब किसी भी देश को जब आज़ादी मिलती है, जब वो पूरे तरीके से आज़ाद हो जाता है, उस पर किसी और देश का दबदबा नहीं होता, तभी ये जो भावना होती है देशभक्ति की भावना, इसका जन्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। कब होने लगा, जब उनको आज़ादी मिली, अपना खुद का देश बनाया, तभी उनमें लगाव अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा हुई। नए प्रतीक, फिर जब कोई भी देश, सिर्फ भारत नहीं, जब कोई भी देश आजाद होता है तो वो अपने तरीके से अपने प्रतीक बनाता है, अपने चिन्ह बनाता है। जैसे हम आजाद हुए तो हमने अपना तिरंगा झंडा बनाया, उसमें कौन कौन से रंग शामिल होंगे वो देखा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सब हमने हमारे आजादी के बाद जब हमें ये लगा कि अब हमारे ऊपर किसी देश का कोई कब्जा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, हम अपने देश के खुद मालिक हैं, ये देश हमारा है। पहले अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, लेकिन जब हमें 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने हिसाब से पहले अपने देश की शासन व्यवस्था निर्धारित की। इसका मतलब क्या हुआ, पहले संविधान बनाया। संविधान में जिस तरीके से हम चाहते हैं कि अब हमें आजादी मिल गई है, हम अपने देश का विकास कैसे करें, उसमें किस किन चीजों को शामिल किया जाए, उनको संविधान में लिखा। उसके अनुसार हमने देश का शासन शुरू किया। हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, राष्ट्र चिन्ह क्या होंगे, ये सारी चीजें जो हमने इसकी शुरुआत की। अब दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी उपनिवेश क्या होता है, जब कोई देश किसी को अपना गुलाम बना लेता है। जैसे भारत पर अंग्रेजों का जब शासन था तो हम एक उपनिवेश थे, और अंग्रेजों के लिए हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवादी देश। जिसने हमारे ऊपर अधिकार किया है वो साम्राज्यवाद हो गया, और जो गुलाम बना हुआ है वो उपनिवेश हो गया।
तो दूसरे उपनिवेशों की तरह, मतलब जो बाकी देश भी गुलाम थे हमारे ही तरह, किसी न किसी के अधिकार में थे, वैसे ही भारत में भी जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्ति है, उसके लिए बहुत सारे आंदोलन जुड़े हुए हैं। देखो, जिस देश का पर भी किसी दूसरे देश का अधिकार होता है, वो उसको गुलाम बनाता है। तो आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने मांगी और दूसरे ने हमें दे दी। हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है, और यही भारत के साथ हुआ। अगर हम ये चाहते अंग्रेजों से कि आप हमारे देश से चले जाओ, तो क्या हमारे कहने से वो चले जाते? नहीं। शांति से अगर हम अपने हर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर हम ये चाहते कि बिना लड़ाई झगड़े के या बिना आंदोलन के शांति से वो चले जाए, तो ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए बहुत सारी मार काट हुई, कई हमारे नेता फांसी पर चढ़े, कईयों को मार दिया गया, कई को जेल में ठूस दिया गया, बहुत सारे आंदोलन चले, पब्लिक भड़की। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले, जिससे जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने घुटने टेक दिए और हार मान ली। तभी हमें आजादी मिली। तो आज जिस आजाद देश में हम रह रहे हैं, उसके लिए कुछ दिन या कुछ महीनों का ये संघर्ष नहीं था, बहुत लंबा संघर्ष चला था। और ये आजादी जो इसका हम आज आनंद उठाते हैं, ये आजादी हमारे जो उस समय नेता थे, उनका इसमें काफी योगदान रहा है। उसके बाद आता है हमारा, ये देखो, जब पहले आंदोलन होते थे, तो जैसे महात्मा गांधी ने मान लो कोई आंदोलन चलाया, तो महात्मा गांधी को लोग पसंद करते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो धीरे धीरे लोग उनके समर्थन में आते थे। ये देखिए कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई। ये लोग कौन है जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं? इसमें बहुत सारे आम जनता ही है, क्योंकि सब परेशान थे। अगर हम गुलाम है तो वो उसके लिए, ऐसा तो नहीं है किसी एक व्यक्ति को गुलामी से दिक्कत है, किसी दो को दिक्कत है, दिक्कत सबको थी, परेशान सब थे। तो सब लोगों के हितों की बात थी, क्योंकि देश ऐसा मुद्दा है जो जिससे सबका हित जुड़ा है, सबका हित जुड़ा है, सबका फायदा जुड़ा है। तो जब भी कोई आंदोलन होता था, तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आप इस भीड़ को देख के, इस फोटो में जो भीड़ दिख रही है आपको, उसको देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आता है हमारा पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, ये एक तो पहली बात, ये विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तो शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। 4 साल तक ये चला। 4 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो इस युद्ध से क्या हुआ, एक तो बहुत ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि युद्ध जब लड़ा जाता है तो पैसे का भी नुकसान होता है, लोग भी मारे जाते हैं, तो देश की हालत खराब ही होती है। उसके बाद रक्षा व्यय, क्योंकि युद्ध के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम रक्षा व्यय कहा जाता है, तो उसके ऊपर काफी पैसा खर्चा होता है। तो इजाफा का मतलब होता है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, उससे खर्चा जो था, हथियारों पे जो खर्चा किया गया था, रक्षा से संबंधित जो हथियार थे, और भी बहुत सारी चीजें होती है सैनिकों की, जैसे वर्दी हो गई, उनके हथियार हो गए, जो भी है, जो रक्षा व्यय था, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, काफी खर्चा हुआ। और इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब ये खर्चा तो हुआ, अब इस खर्चों को पूरा कैसे किया जाएगा? कर्जा लिया जाएगा दूसरे देशों से। और फिर कर्जे को जो देश उतारेगा, अब जिस देश ने कर्जा ले लिया, उसको देना भी तो है। अब वो उतारेगा कैसे? वो लोगों पे टैक्स लगाएगा, सीमा शुल्क बढ़ा दिए, टैक्स लगा दिया। युद्ध के आसपास क्या हुआ, जब युद्ध हुआ, तो उस दौरान कीमतें, वस्तुओं की जो कीमत है, वो तेजी से बढ़ गई। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो गई। देखिए, 1913 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी? दुगनी हो गई। जो चीज पहले 10 रुपए की थी, वो अब कितने की हो गई? 20 की हो गई। अब आम जनता जो थी, उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि चीजें महंगी हो गई थी। गांव के जो गांव के लोग थे, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। इससे गांव के लोगों में बहुत गुस्सा था। 1918 से 1920 से 21 में देश के बहुत हिस्सों में फसल खराब हो गई। एक तो उनकी बेचारों की फसल खराब हो गई, उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया जा रहा है। साथ ही एक फ्लू की बीमारी भी फैल गई। और उसमें कम से कम ये लगाइए आप, 1921 की जनगणना के मुताबिक, उस महामारी से, महामारी जैसे आज के समय में क्या है, जो ये कोरोना 2 साल से ये जो महामारी है, जो कोरोना बीमारी हो रही है, इससे कितने लाखों में लोग मरे हैं। अब ये भी तो एक महामारी है।
ये आज के समय में हुई है, उस समय भी कोई ना कोई बीमारी आई होगी जिससे लोगों की बहुत बड़ी संख्या में मौत हुई है, उसको महामारी कहा जाता है। तो अंदाजा लगाया है 120 से 30 लाख लोग मारे गए। ये सिर्फ अंदाज है, तो सोचो इससे ज्यादा ही होगा आंकड़ा। उसके बाद सत्याग्रह, देखिए जो ये शब्द है इसका पहले मतलब पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के विषय में बताइए, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन संकटों का सामना करना पड़ा देश को, उसके विषय में लिखिए। तो आपको पूरा पैराग्राफ, प्रथम विश्व युद्ध जहां पे आ जाए, अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन आता तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सत्याग्रह का विचार। अगर आप सत्याग्रह शब्द को, किसी भी शब्द का पहले आपको मतलब होना चाहिए, तभी उसको आपको उसके अंदर का समझ में आएगा। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह, सत्याग्रह को अगर हम संधि विच्छेद करें, इसका मतलब होगा सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है, हम किसी को कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, सत्य के लिए कह रहे हैं। तो जो सत्याग्रह का विचार है, ये जो शब्द है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। 1915 में भारत लौटे, लेकिन कहाँ से लौटे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है, नस्ल गोरे और कालों के बीच जो भेदभाव किया जाता था, वो उस समय बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। तो 1915 में महात्मा गांधी लौटे थे, और इसी दिन को 9 जनवरी 1915 को आए थे। वो डेट जनवरी दे रखा है इसमें, आगे की डेट नहीं, 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी हमारे देश आए थे। इससे पहले वे कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर हुए, वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। उन्होंने क्या किया था, वहां पर जो नस्ल भेद का बर्ताव किया जाता था लोगों के साथ, काफी विरोध किया था, वहां भी उन्होंने आंदोलन चलाए थे। इसी को कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब सत्य का साथ दिया जाएगा, सत्य के लिए दूसरों को आग्रह किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह का समर्थन करते थे और वो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी मतलब मार काट लड़ाई झगड़ा हिंसा के वो खिलाफ थे, बिल्कुल विरोध करते थे। उनका मानना था कि अगर हमारा उद्देश्य, हम जो काम करना चाहते हैं वो सत्य है, सच्चाई पे आधारित है, तो हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो शांति से ही अपने आप पूरा हो सकता है। प्रतिशोध की भावना मतलब बदले की भावना, और आक्रामकता मतलब गुस्सा, इनका सहारा लिए बिना जो सत्याग्रह है वो अहिंसा मतलब शांति के द्वारा भी अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, दमनकारी शत्रु की चेतना को, मतलब उसकी जो अंदर का जो मन है, उसकी जो आत्मा है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसको बदल दें। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से काम अपना पूरा करना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, सत्य की जीत होती है हमेशा। गांधी जी अहिंसावादी थे और अहिंसा के धर्म को ही वो मानते थे। भारत आने के बाद उन्होंने कई स्थानों पर, कई जगह पे ये आंदोलन चलाया। कौन सा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सबसे पहले उन्होंने 1917 में बिहार का जो चंपारण इलाका था, बिहार में एक जगह थी चंपारण, सबसे पहले उन्होंने क्या किया 1917 में, बिहार के चंपारण इलाके में, मतलब बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां उन्होंने 1917 ईस्वी में वो घूमे पहले वहां पे। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर जो दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों, वहां जो है किसानों के साथ उनको जबरदस्ती बागानों में काम करवाया जाता था, किसानों को बिना उनकी इच्छा के उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। तो सबसे पहले क्या किया महात्मा गांधी ने, उनको संघर्ष के लिए उनको मतलब प्रेरित किया, उनमें जोश पैदा किया। 1917 में उन्होंने गुजरात में है जिला है खेड़ा, 1917 में ही, मतलब जब वो बिहार में दौरा किया उन्होंने, जब बिहार बिहार में वो घूमकर उन्होंने देखा किसानों के साथ किस तरीके का दमनकारी बर्ताव हो रहा है, तो सबसे पहले तो किसानों को उन्होंने जागरूक किया। इसी समय पे, इसी सन में, सन 1917 में उन्होंने गुजरात का खेड़ा जिला है, गुजरात में एक जिला है खेड़ा,
वहां किसानों की मदद के लिए, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में डील की जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। देखिए, 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में गए। वहां उन्होंने देखा कि किसानों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है, बगानों में उनके खिलाफ उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने किसानों को जागृत किया। 1917 में ही गुजरात में एक जिला है खेड़ा, वहां क्या हुआ था, एक तो किसान बेचारे, एक तो वहां पे प्लेग नाम की बीमारी आ गई थी, महामारी, सॉरी, प्लेग नाम की महामारी आ गई थी, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे। दूसरा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में काफी कर्जा हो गया था देश पर, तो सरकार उन पे बेचारों पे टैक्स लगा रही थी, लोग भी मर रहे थे, फसलें भी खराब हो रही है, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो टैक्स चुका सके। वो चाहते थे कि जो टैक्स है वो थोड़ा सा कम किया जाए, उसमें थोड़ी ढील की जाए। तो उसके लिए सत्याग्रह चलाया गया। एक साल बाद, ये देखिए, ये जो जिक्र किया है इससे पहले हमने सत्याग्रह का, चंपारण का, ये 1917 की बात है। और एक साल बाद 1918 में गांधी जी ने क्या किया, जो सूती कपड़े कारखाने के मजदूर है, 1918 में सूती कपड़ा जो कारखानों के मजदूर थे, उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी, भत्ते नहीं बढ़ रहे थे उनके। तो वहां जाकर भी उन्होंने क्या किया, वो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। अब ये क्या था वहां पे कारखानों में, देखो इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं दे रखा, मैं आपको बता देती हूँ। सूती कपड़े की एक फैक्ट्री थी, उसमें जो मजदूर काम करते थे, वो अपना वेतन काफी सालों से उनके कोई वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारा 50% डीए और टीए, ट्रांसपोर्ट वाला, और जो डीए होता है वो, डीए और टीए हमारा मतलब हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अब अंग्रेजी सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था। मजदूर चाह रहे थे 50% की बढ़ोतरी हो, सरकार चाहती थी 25% बढ़ा, मतलब कि जब लोगों ने आंदोलन चलाया, विरोध किया मजदूरों ने, तो सरकार 35% पे राजी थी, सॉरी 25% पे राजी थी, मजदूर 50 चाहते थे। तो उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया था, ये आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह, और बीच बचाओ बीच का रास्ता निकाल के 35% की बढ़ोतरी करवा दी थी। ये जो भी अब हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक में से एक क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो भी आएगा पूरा पैराग्राफ एक क्वेश्चन। फिर आपका आता है सबसे पहला, तो यही है कि सत्याग्रह के विचार क्या था, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, दो क्वेश्चन। तीसरा हमारा आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि जगह के हिसाब से इसका नाम है ना, चंपारण सत्याग्रह क्या था, 1917 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में सूती कपड़ा कारखाने मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन। ये तीन आंदोलन इस एक ही पैराग्राफ में, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है रोलट एक्ट। एक्ट मतलब कानून, रोलट कानून का नाम है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। देखिए, रोलट एक्ट क्या है, उस समय अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बना दिया था, रोलट एक्ट जिसका नाम दिया था। और ये बात कब की है, सन 1919 में। अब ये था क्या, इसका मतलब देखिए, आप इसका मतलब समझिए। रोलट एक्ट का मतलब है कि सरकार शक के आधार पर, सिर्फ शक होने पर ही किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में डाल सकती है। रोलट एक्ट का मतलब है एक ऐसा कानून बनाया अंग्रेजी सरकार ने, जो किसी भी व्यक्ति को वो शक के आधार पर, जैसे मान लो
उनको ये शक है, ये आंदोलन करेगा, पब्लिक को भड़काएगा। तो वो सिर्फ शक के आधार पर, चाहे उसने वो जुर्म किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन अगर उसको शक है उस पर, तो वो उसको जेल में डाल सकता है 2 साल तक। ये क्योंकि अन्यायपूर्ण गलत चीज है ये, कि अगर कोई दोषी नहीं भी है लेकिन शक के आधार पर आप लोग उसको जेल में डाल रहे हो। इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। और इसी कानून का विरोध करने के लिए, किसका, रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने क्या किया, वो अमृतसर, एक पंजाब में जगह है, वहां पर एक जालियांवाला बाग है। उस बाग में लोग इकट्ठे हुए, कब, 13 अप्रैल 1919, सन याद रखना इसकी। अमृतसर में, पंजाब की एक जगह है अमृतसर, वहां पे एक बाग का नाम है जालियांवाला बाग। वहां पर लोग किसका विरोध करने के लिए, रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1921, सॉरी 1919 को इकट्ठे हुए। और सारे गांव वाले सालाना, हर साल बैसाखी का एक मेला लगता था, तो उसमें आने के लिए, मतलब हर साल, साल में एक बार मेला लगता है, तो जाहिर सी बात है सब लोग आते होंगे, तो भीड़ तो होगी। तो लोग वहां पे मैदान में, जालियांवाला बाग के मैदान में जमा हो गए। और सब क्या कर रहे थे उस समय, जो सरकार ने ये रोलट एक्ट बनाया है कि लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो, इसका वो विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये जो जालियांवाला बाग था, ये चारों तरफ से बंद था, बाहर जाने के लिए जगह नहीं थी। और शहर से बाहर होने के कारण ये लोग, इन लोगों को ये भी नहीं पता था, जो लोग भीड़ में इकट्ठे हुए थे, कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। फिर एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर, उसने क्या किया, वो अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। और जाते ही उन्होंने फटाफट, पहले तो जहां से निकलने का रास्ता था उस सारे रास्तों को बंद कर दिया। और उसके सिपाहियों ने क्या किया, अंधाधुंध एक साथ गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। और काफी संख्या में लोगों की वहां पे मौत, क्योंकि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक से ऐसा होगा कि एकदम से गोलाबारी शुरू हो जाएगी। अगर आज भी आप वहां जाके देखोगे जालियांवाला बाग में, तो लोगों के खून के जो निशान है वो आज तक वैसे के वैसे वहां दिखाई देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। जैसे ही ये सबको, बाकी लोगों को, बाकी जगह में, देश के दूसरे राज्यों में, दूसरी जगह पे ये पता चला कि ऐसे जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, और ऐसे अचानक से उन पे हमला करके गोलियों से उनको मार दिया गया। जगह जगह हड़ताल होने लगी, लोग सरकारी जो इमारत थी उनको तोड़ने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। सरकार ने क्या किया, जो सत्याग्रही थे, जो सत्य के लिए आग्रह करते थे, सत्याग्रह आंदोलन में जो लोग शामिल थे, उनको घसीटा गया सड़क पर। ये देखिए, ये फोटो, ये सत्याग्रही है, जिसको ये जो पुलिस वाले, ये जो सिपाही है, इसको जमीन पे कैसे सड़क पे घसीट रहे हैं इसको। और उनके, मतलब काफी अत्याचार किया गया लोगों पर, लोगों को कोड़े मारे गए, बम बरसाए गए। ये इस प्रकार की हिंसक घटना देख के महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन, रोलट सत्याग्रह। नाम से ही समझो, रोलट सत्याग्रह है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो रोलट एक्ट बनाया था, जो रोलट कानून बनाया था, उसका विरोध करने के लिए आंदोलन चलाया था। लेकिन जब जालियांवाला बाग में इस तरीके से लोगों को मारा गया अचानक से, तो गांधी जी, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसावादी थे, उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहर और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया, खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। देखिए, अब हुआ क्या, रोलट एक्ट गांधी जी ने वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी को भी बहुत गुस्सा था उनके मन में भी, कि हमारे इतने लोग बिना बात मारे गए हैं।
और वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम है जो, वो अगर उनमें फूट पड़ेगी, वो आपस में लड़ेंगे, तो किसी भी तरीके से कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या सोचा कि किसी भी तरीके से अगर हिंदू और मुसलमान दोनों पास आ जाए, दोनों में एकता हो जाए, तभी हम किसी भी आंदोलन को बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। उसमें क्या था, मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता है उसको कहते हैं खलीफा। मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता है उसका उसको बोलते हैं खलीफा। तो उस समय ये बात फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी कि इस मुसलमानों का जो गुरु है खलीफा, उन पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, जबरदस्ती उन पर शांति संधि थोपी जाएगी। लोग काफी नाराज हो गए मुसलमान, क्योंकि वो उनको धार्मिक गुरु था उनका। उन्होंने क्या किया, दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ने मिलकर एक खिलाफत समिति, एक कमेटी बना दी जिसका नाम था खिलाफत समिति, 1919 में बंबई में। और उन्होंने क्या किया, अपना नेता बना दिया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन के नेता बन के सबसे पहले इसका नाम बदला, और इसका नाम बदल के कर दिया 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें हिंदू मुसलमान पूरा देश शामिल था। अभी मैं आपको शुरू से बता देती हूँ हमने क्या क्या देखा इसमें। आपको पहले ये पैराग्राफ है, ये प्रथम विश्व से संबंधित है, ये पूरा करना है। सत्याग्रह से क्या आप क्या समझते हैं, इसमें ये सारा आ जाएगा आपका। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह क्या है, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, और अहमदाबाद में जो सूती कपड़ा मिलों की हड़ताल है उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलर एक्ट क्या है, ये पूरा आपको लिखना है इसके बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये पूरा लिखना है इसमें। फिर आ जाएगा खिलाफत आंदोलन, ये पूरा पैराग्राफ खिलाफत आंदोलन में आएगा। अब आता है हमारा असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी, देखो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है, महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की किताब का नाम है, जो उन्होंने बुक लिखी है, हिंद स्वराज। और ये कब लिखी है, 1909 में। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा, जो ये ब्रिटिश शासन है जो हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो हमारे ऊपर इन्होंने अधिकार कर रखा है, ये भारतीयों के सहयोग से ही चल रहे हैं। क्योंकि इनका कोई भी काम अगर सारे भारतीय बायकॉट कर दे, कोई भी इनका समर्थन ना करे, तो ये अपना किसी भी तरीके से कोई काम कर ही नहीं सकती। तो उसी के सहयोग से ये अपना काम कर रही है। सबसे पहले क्या किया, देखिए, असहयोग, असहयोग, सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना। किसके साथ नहीं करना, सरकार के साथ नहीं करना। कौन सी सरकार के साथ नहीं करना, ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं करना। मैं आपको पहले पूरा आंदोलन इसको 3 लाइनों में समझा दूंगी, पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। असहयोग आंदोलन ही क्यों, असहयोग आंदोलन का मतलब है कि सरकार के साथ सहयोग ना करना। इस आंदोलन में जो कॉलेज में बच्चे जाते थे कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल में जो जाते थे स्कूल छोड़ दिया, टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जो डॉक्टर हॉस्पिटलों में काम कर रहे उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, शराब के जो ठेके थे वहां उसका बहिष्कार किया गया। मतलब हर तरीके से जो भी सरकारी चीजें थी उस समय, सरकार के वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जो भी विदेशी वस्तुएं थी सबका बहिष्कार किया गया। तो देखिए, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई, जो सरकार ने उस समय लोगों को पदवी दी थी, जैसे महात्मा गांधी को पदवी मिली थी केसरे हिंद। तो जब ये आंदोलन चलाया था तो महात्मा, इस आंदोलन में क्या था, जिसको जो पदवी मिली है लौटा दो इनको वापिस, जो काम कर रहे हैं छोड़ दो उसको, पढ़ रहे हैं पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज छोड़ दो, जो जॉब कर रहे हो नौकरी कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। मतलब क्योंकि सारी चीज तो उसी सरकार के हाथ में थी, तभी तो बहिष्कार होगा। तो महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के समय में एक उपाधि ली थी, अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी केसरे हिंद, उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे।
उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा, ये आपके काम इतना वो नहीं है, आपको मेन समझना क्या है कि आंदोलन ये क्या था। दोबारा बता दूं, असहयोग आंदोलन क्या था कि सबसे पहले आपको ये थोड़ा याद रखना, कई बार आ जाता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। तो हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी है 1909 में। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना। जो भी कर रहा है उस टाइम, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है चाहे कोई नौकरी कर रहा है, सब चीजों का बहिष्कार किया जाएगा। ये था असहयोग आंदोलन का मतलब। ये देखिए फोटो, विदेशी जो कपड़े थे ना, उनको जला दिया था, होली मतलब उनको आग लगा दी थी लोगों ने। ये देखिए, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब ये आंदोलन पूरे देश, बहुत बड़ा आंदोलन था। देश के ज्यादातर हर हिस्सों में लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। तो शहरों में क्या था, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। शहरी मध्यम वर्ग जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे शुरुआत हुई। हेडमास्टर और शिक्षक, जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का, जहां इलेक्शन होना था, वो उसका बहिष्कार कर दिया। उसके अलावा मतलब जिसका जो काम था, उन्होंने उस काम का विरोध किया शहरों में। इसके अलावा और क्या हुआ, जो विदेशी चीजें थी उनका बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का मतलब, शराब के दुकान जो थी उसका जो ठेका था, उस पे अंदर जाने का रास्ता ही रोक दिया, पिकेटिंग कर दी। विदेशी जो कपड़े थे उनको जला दिया, उनकी होली जलाई गई। कुल मिला के हर चीज का विरोध, बहिष्कार किया गया। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमानों पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था, गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। फिर मिलों के कपड़े का लंबे समय, ये देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन देश के हर हिस्से में फैल गया। और ये तो हमने शहरों में पढ़ा कि शहरों में क्या होता, जो पढ़े लिखे लोग थे मध्यम वर्ग के, उन्होंने कैसे बहिष्कार किया। जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, टीचर्स जो थे स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। और पिकेटिंग, शराब की दुकानों के ठेकों पे पिकेटिंग की गई, आने का रास्ता छोड़, अंदर आने का रास्ता बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। ये सारा, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका सारा। गांव में क्या हुआ, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात मतलब गांव में भी फैल गया। युद्ध के बाद विभिन्न हिस्सों में चले किसान और आदिवासी, क्योंकि किसान परेशान थे, आदिवासी परेशान थे। किसानों से वो टैक्स लेते थे अंग्रेजी सरकार, बेचारे पूरा साल मेहनत करते थे, कई बार उनकी फसल खराब हो जाती थी, टैक्स चुकाने में दिक्कत आती थी। तो जो मतलब सब दुखी थे अंग्रेजी सरकार से, सब परेशान थे, तो सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, अवध में सन्यासी बाबा, अवध जो है जगह, उसमें सन्यासी बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों के नेता बने थे। नेतृत्व का मतलब होता है किसानों के हेड थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। जो बाबा रामचंद्र थे इससे पहले वो मजदूर थे। और अब जाके उन्होंने क्या किया, वो किसान जो थे उनके नेता बन गए। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। गांव में जो जमींदार थे, किसानों से टैक्स लेते थे बड़ा बड़ा, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, खेतों में काम करना पड़ता था। पट्टेदार के तौर पे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उनकी कोई जमीन निश्चित नहीं होती थी। कई बार जमीन छीन ली जाती थी, जिससे उनका जमीनों पर कोई हक ना हो। किसान क्या मांग करते थे कि उनका जो टैक्स है, जो लगान है, उसको कम किया जाए, बेगार कम खत्म हो, उनसे जो जबरदस्ती काम कराया जाता है उसको खत्म किया जाए, जमींदारी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, जो जमींदार जमीनों पे कब्जा करके बैठे उसको बंद किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जो जमींदार थे, नाई धोबी क्या करते हैं, नाई और जो धोबी जो काम करते हैं जमींदारों का भी करते थे वो, अब उन्होंने अपनी सेवा बंद कर दी कि भाई हम जमींदारों का ये काम नहीं करेंगे। 1920 में नेहरू जी ने क्या किया, ये वो अवध गांव में पूरा घूमे वो, और गांव वालों से बात की और उनकी व्यथा मतलब उनका जो दुख था या जो उनकी परेशानी थी उनको समझने का प्रयास किया।
उसके बाद अक्टूबर तक नेहरू जी और जो बाबा रामचंद्र थे, जो इसके हेड बने थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र, इन्होंने क्या किया, एक किसान सभा का गठन किया। और धीरे 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 ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी 300 से ज्यादा शाखाएं बन गई। तो ये सारा आपको लिखना है असहयोग आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अब बता देती हूँ आपको कहाँ से याद तक करना है। ये देखिए, रोलट एक्ट क्या था, सारा लिखोगे इसमें, सारा आपको करना है इसमें। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, वो भी इसमें आ जाएगा आपका। फिर असहयोग आंदोलन के बारे में जब आएगा तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है इसकी, ये लिखना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन का भी मैंने आपको बता दिया था इसमें, ये सारा आ जाएगा। ये गांव, पहले शहरों में असहयोग, फिर गांव में असहयोग आंदोलन, ये पूरा। बागानों में स्वराज, महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अच्छा, मेन चीज क्या है कि ये जो असहयोग आंदोलन था, ये वापस कब लिया महात्मा गांधी ने, 1922 में लिया था। क्यों? क्योंकि 1922 में 22 पुलिस वालों को, जो भीड़ थी लोगों की, गुस्से में आकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। और महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था कि कोई भी आंदोलन हो उसमें अहिंसा का प्रयोग हो, हिंसा ना हो, मारकाट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इससे उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। बागानों में स्वराज, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके। असम में क्या था, असम के जो बागान थे वहां मजदूरों को कैद करके रखा गया था। बागान में काम करते थे वो, सिर्फ उनको काम किया करवाया जाता था, वहीं उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी अपनी मर्जी से। तो जो बागान के जो मजदूर थे, वो क्या, उनके लिए आजादी का मतलब क्या होगा, उनके लिए तो ये था ना कि उनको वहां से आजाद हो, अपनी मर्जी से वो बाहर आ जा सके। तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, एक एक्ट बना 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती। एक कानून बना दिया था अंग्रेजों ने, जिसका नाम था, 1859 में वो कानून बना था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका मतलब था जो मजदूर थे वो अब बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने ये देखा कि देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है तो उन्होंने क्या किया, वो बागानों को छोड़ आए और अपने घर चले आए। उनको ये लग रहा था तो अब तो गांधी जी का राज आ रहा है तो सबको अपनी जमीन मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे में स्टीमर जो होती है, वो सारे लोग वहीं, हड़ताल हो रही थी उस समय पूरे देश में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत मुश्किल था। वे बेचारे रास्ते में ही फंस गए और उनको वहीं पकड़कर पुलिस ने बुरी तरह उनकी पिटाई की। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है, कब आया था। ये देखिए, ये चोरा चोरी कांड है, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। और इस वजह से महात्मा गांधी ने फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस लेसन का हमारा यही खत्म होता है। इसको अच्छे से वीडियो को देखना आप, आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आंदोलन, रोलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद बागान स्वराज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस लेसन में से आते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक